नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट जो है यूरोपियन कंपनी का कब हुआ था। जैसे पुर्तगीज़ का इस्टेब्लिशमेंट जो है 1498 में हुआ था, और पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिनल नाम जो था स्टैडो डे इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट 1599 में जो है हुआ था, और इसका ओरिजिनल नाम है द कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। और ये एक प्राइवेट कंपनी थी, जो ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई कंपनी जो क्या थी, प्राइवेट कंपनी थी। डच कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1602 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका ओरिजिनल नाम था व्रेंगडेई ऑस्ट इंडीसेज। ठीक है। डेनिश जो है 1616 में इस्टेब्लिश हुई था कंपनी, और इसका जो है ओरिजिनल नाम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका ओरिजिनल नेम जो है कैम्पेजिए इंडीज ओरिएंटल था, जो कि एक गवर्नमेंट ओन कंपनी थी। नेक्स्ट देखते हैं एडवेंट जो यूरोपियन का जो है इंडिया में कब आगमन हुआ। तो पुर्तगीज जो है 1503 से जो है यहाँ पे अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट करने लगे, और इस टाइम से जो है एडवेंट जो है यूरोपियन का यहाँ इस टाइम से यहाँ पे ये लोग जो है अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। जैसे कि पुर्तगीज जो है 1503 में फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए, कहाँ पे, केरल के कोचिन में फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए। डच जो है 1605 में मसूलीपट्टनम में जो है कंपनी अपना इस्टेब्लिश किए। ब्रिटिश जो है 1608 में सूरत में इस्टेब्लिश करने का परमिशन नहीं मिल पाया, तो ये 1611 में जो है मसूलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए। बाद में जाके 1613 में जो है सूरत में अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए ब्रिटिश। डेनिश जो है 1620 में जो है ट्रैंक्यूबर में जो है अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए। फ्रेंच जो है पहला अपना फैक्ट्री 1668 में जो है सूरत में अपना पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए। तो देखते हैं हम लोग पहले पुर्तगीज़ के बारे में। पुर्तगीज़ जो है 1487 में बैर्थोल्मो डियाज जो था, ये पहला पुर्तगीज ट्रैवलर था जिसने इंडिया का खोज करने के लिए निकला था। बैर्थोल्मो डियाज जो कि पहला पुर्तगीज और यूरोपियन था जो कि इंडिया के खोज के लिए निकला था, बट कांट फाइंड एंड ही केम टू द कैप ऑफ गुड होप। ये पहला पुर्तगीज था जो कि इंडिया के लिए निकला था, और ये साउथ अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप तक जो है आकर वापस चला गया, इसके आगे नहीं बढ़ा। बाद में जो है 1492 में कोलंबस जो है इंडिया के लिए निकला, इंडिया का खोज करने के लिए, जो कि सेकेंड यूरोपियन था। ये स्पेन का था। कोलंबस कहाँ से था? स्पेन का ट्रैवलर था जो कि इंडिया के खोज के लिए निकला था। इंडिया ना पहुंचकर ये अमेरिका चला गया। बाद में 1498 में जो है वास्को डी गामा आया, जो कि तीसरा यूरोपियन था और सेकेंड पुर्तगीज बोल सकते हैं, जो कि इंडिया के खोज के लिए निकला था। कौन? वास्को डी गामा 1498 में। और इसको जो है हेल्प किया कौन? अब्दुल माजिद जो है वास्को डी गामा को हेल्प किया था इंडिया आने में। अब्दुल माजिद जो है एक गुजराती मर्चेंट था। जो वास्को डी गामा है वो कालीकट जो है लैंड किया, और उसको जो है वेलकम किया गया जमोरिन के द्वारा। कालीकट का रूलर जमोरिन था, उसने वेलकम किया इसको, वास्को डी गामा को। नेक्स्ट है कुछ नोट्स देखते हैं। जैसे कि मैनुअल फर्स्ट जो किंग था पुर्तगाल का, उसने टाइटल दिया डोम, मीन्स हेड ऑफ द कॉमर्स। किसको? वास्को डी गामा को जो है डोम का टाइटल किसने दिया था? मैनुअल फर्स्ट, जो पुर्तगाल का किंग था। और प्रिंस हेनरी जो थे पुर्तगाल के, ठीक है, प्रिंस हेनरी जो थे पुर्तगाल के, उन्होंने इनकरेज किया जो भी सेलर हैं वो डिस्कवर करे सी रूट्स को। तो सी रूट्स का डिस्कवर करने के लिए जो है इनकरेज करते थे पुर्तगालीज को, जो भी सेलर थे उनको इनकरेज किया कौन? प्रिंस हेनरी। और प्रिंस हेनरी ने डिस्कवर किया था एक कॉम्पास जिसका नाम था कुतुबनामा जो क्या था? एक कॉम्पास था, और इसका डिस्कवरी किसने किया था? प्रिंस हेनरी। 1500 में जो है पेड्रो एल्वर्ज कैब्रल जो था, ये तीसरा पुर्तगीज था जो कि इंडिया आया, पुर्तगीज टू केम इंडिया, और इसने गिफ्ट किया अरेबिक शिप। किसको? जमोरिन को जो है अरेबिक शिप गिफ्ट किया। 1502 में वास्को डी गामा जो है फिर से इंडिया विजिट किया। तो दूसरी बार पूछ ले कि वास्को डी गामा कब आया था इंडिया, तो 1502 में जो है वास्को डी गामा इंडिया आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, यहाँ से जो है गवर्नरशिप स्टार्ट हो जाता है पुर्तगीज का। तो पहला गवर्नर जो है कौन बना? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 से लेकर 1509 तक रहा, और ये पहला पुर्तगीज गवर्नर था इंडिया में। और इसको बोला जाता है ही वॉज द फाउंडर ऑफ पुर्तगीज गवर्नमेंट इन इंडिया एंड ही इंट्रोड्यूस द ब्लू वाटर पॉलिसी। तो मेन इंपॉर्टेंट जो है इसका क्या है कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है स्टार्ट किया था, जो कि शांत जल नीति की बोला जाता है। शांत जल की नीति जो है किसने स्टार्ट किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। 1508 में जो है बैटल ऑफ चौल लड़ा जाता है,
पुर्तगीज़ के बीच में और ट्रायो के बीच में। बैटल ऑफ चौल जो है किसके किसके बीच में लड़ा जाता है, पुर्तगीज और ट्रायो के बीच में। ट्रायो में कौन कौन थे, टर्की, इजिप्ट और गुजरात जो है, ये तीनों मिलकर लड़े थे पुर्तगीज़ के खिलाफ, जिसमें कि ट्रायो जो है जीत जाते हैं और पुर्तगाली जो है इसमें हार जाते हैं। गुजरात से जो है मोहम्मद बेगडा जो थे वो लड़े थे, और पुर्तगीज से जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का बेटा था लोरेंको डी अल्मेडा, जो कि इस वॉर में मारा जाता है। बैटल ऑफ चौल में जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का बेटा लोरेंको डी अल्मेडा जो है मारा जाता है। इसी के बाद जो है फिर से बैटल होता है, बैटल ऑफ द्यू। बैटल ऑफ द्यू फिर से जो है ट्रायो और अल्मेडा के बीच में लड़ा जाता है। बैटल ऑफ ड्यू जो है किसके किसके बीच में, ट्रायो, जिसमें कि टर्की, इजिप्ट और गुजरात फिर से लड़े, और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है लड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ये वाला वॉर जीत जाता है। बैटल ऑफ द्यू जो है पुर्तगीज जीत जाते हैं और ट्रायो इसमें डिफीट हो जाते हैं। इसी वॉर को हारने के बाद अरब का ट्रेड मोनोपोली जो है इंडियन ओशियन और रेड सी में जो था वो खत्म हो जाता है। तो अरब ट्रेड मोनोपोली जो है इंड हो जाता है इंडियन ओशियन और रेड सी में। और इसके बाद ही आफ्टर दिस वॉर दे वेयर कॉल्ड मास्टर ऑफ द अरेबियन सी। इसके बाद जो है पुर्तगीज मास्टर ऑफ अरेबियन सी जाने जाते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है, जो कि दूसरा गवर्नर था। सेकंड गवर्नर जो है पुर्तगीज गवर्नर कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि 1509 से लेकर 1515 तक रहा। और ये इसको रियल फाउंडर जो है पुर्तगीज पावर का माना जाता है इंडिया में। तो रियल फाउंडर अगर पूछ दे कि कौन था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और अल्मेडा जो था वो पहला था जो कि पुर्तगीज का जो है यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है कैप्चर किया गोवा को, किससे, यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को कैप्चर किसने किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इसको हेल्प किया था कृष्णदेव राय। 1510 में जो है कृष्णदेव राय ने इनको हेल्प किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। आफ्टर दिस गोवा जो है इमर्ज हुआ एज अ पॉलिटिकल एंड द कल्चरल सेक्टर ऑफ द पुर्तगीज। पुर्तगीज का पॉलिटिकल और कल्चरल सेक्टर कौन बन गया, गोवा बन गया। और अल्फांसो जो है कंट्रोल किया पूरे मलक्का और हरमुज स्टेट जो है वहाँ तक जो है। मलक्का जो है कब कंट्रोल किया, मलक्का में 1511 में, और हरमुज पे जो है 1515 में जो है कंट्रोल किया। उसने बैन किया सती प्रथा और एबॉलिश किया सती प्रथा को। एंड ही रिक्रूटेड इंडियंस इन हिज आर्मी। अपने आर्मी में जो है इंडियंस को जो है रिक्रूट कौन किया, अल्फांसो जो है अपने आर्मी में इंडियंस को रिक्रूट करने लगा। नेक्स्ट है नैनो डे क्यून्हा, जो कि 1529 से लेकर 1538 तक रहा ही। और इसने गोवा को जो है कैपिटल बनाया 1530 में। तो परमानेंट कैपिटल जो है गोवा बना दी जाती है पुर्तगीज़ की कब, 1530 में। किसके द्वारा, नैनो डी क्यून्हा के द्वारा। इसने इस्टेब्लिश किया पुर्तगीज़ फैक्ट्री कहाँ पे, सैंट थोमे में, जो कि मद्रास का एरिया है सैंट थोमे वहाँ पर, और हुगली में भी जो है फैक्ट्री अपना इस्टेब्लिश किया है। इसको पोजीशन जो है द्यू और बसाइन का मिल गया, किससे, बहादुर शाह से, जो कि गुजरात के रूलर था बहादुर शाह, उससे जो है द्यू और बसाइन जो है मिल जाता है। और 1571 में एशियन एम्पायर जो है, एशियन एम्पायर ऑफ द पुर्तगीज वॉज डिवाइडेड इनटू 3 कमांड। तो 1571 में जो है पुर्तगीज कमांड जो है 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। एक जो है मोजाम्बिक कमांड बोला गया, जो कि कंट्रोल किया जाता था अफ्रीकन कोस्ट से। मोजाम्बिक कमांड जो है कहाँ कहाँ तक कंट्रोल होता था, अफ्रीकन कोस्ट तक कंट्रोल होता था। गोवा कमांड जो है इंडियन ओशियन लेकर पर्शियन गल्फ तक जो है कंट्रोल किया जाता था गोवा कमांड। मलक्का कमांड जो है इंडोनेशिया से लेकर मलक्का तक जो है कंट्रोल किया जाता था। तो 3 कमांड में बांटा गया था पुर्तगीज, ठीक है। तो मोजाम्बिक कमांड, गोवा कमांड और मलक्का कमांड। नेक्स्ट पॉइंट है कार्टरेज सिस्टम और कार्टरेज अल्मेडा। ये क्या था, इस सिस्टम के अंतर्गत जो है कोई भी शिप अगर पुर्तगीज टेरिटरी से पास हो रही है तो उनको जो है परमिट लेना होता था। अगर वो परमिट नहीं उनके पास तो उनकी शिप जो है कैप्चर कर ली जाती थी। तो अगर परमिट नहीं है तो क्या हो जाता था, उनका शिप कैप्चर कर लिया जाता था। वही है कैटरेज सिस्टम बोला गया था। कैटरेज सिस्टम क्या था कि किसी भी शिप को अगर पुर्तगीज टेरिटरी से पास होना था तो उनको जो है परमिट और पास खरीदना पड़ता था। अगर उनके पास परमिट और पास नहीं है तो उनकी शिप को जो है कैप्चर कर लिया जाता था। पुर्तगीज जो है इंडिया में फेल क्यों हुए, तो रिलीजियस पॉलिसी के कारण, कंट्रोल बाय द पुर्तगीज गवर्नमेंट, पुर्तगीज गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट कंट्रोल कर रही थी, इसके कारण। डिस्कवरी हो गया ब्राज़ील का, इसके कारण जो है पुर्तगीज फेल हुए। पॉलिसी लूट और रैम्पेज की पॉलिसी ये लोग अपनाए थे। कार्टरेज सिस्टम इशू किए। नॉट गुड इन द ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन, ये ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नहीं थे। और डच की एंट्री जो है यहाँ से हो जाती है, जिसकी वजह से जो है पुर्तगीज फेल हुए इंडिया में।
कंट्रीब्यूशन क्या रहा पुर्तगीज का इंडिया में, तो कंट्रीब्यूशन देखते हैं। पुर्तगीज जो है इस्टेब्लिश किए थे पहला प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस पूछ ले कि इंडिया में कौन इस्टेब्लिश किया था, पुर्तगीज। कहाँ पर, तो गोवा में। पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, गोवा में। किसके द्वारा, पुर्तगीज के द्वारा। टोबैको कल्टीवेशन ये स्टार्ट किए, क्रिश्चियनिटी को जो है प्रोपोगेट किए, और ये इस्टेब्लिश किए स्कूल और कॉलेजेस वेस्टर्न कोस्टल एरिया में। रिसर्च किए हिस्ट्री और कल्चर पे। पुर्तगीज जो है हिस्ट्री और कल्चर्स पे जो है क्या किए, रिसर्च वगैरह किए, जिसमें से फादर हेरस जो थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है रिसर्चर माने जाते हैं, और गोथी आर्ट के जो है फादर माने जाते हैं। कौन, हेरस। गोथी आर्ट के जो है फादर किसको माना जाता है, हेरस को। गोथी आर्ट जो चर्च के ऊपर जो है बनाया गया है कोन टाइप का, और उसके ऊपर जो है ये क्रॉस साइन जो होता है इसको बोला जाता है गोथी आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डच। डच के बारे में, डच में जो है कॉर्नेलिस हॉटमैन्स जो था, और जिसने डच शिप सेल किया था टुवर्ड द ईस्ट इन 1595 टू 96। तो 1595 से 96 तक जो है हॉटमैन्स डच शिप जो है सेल करके लेकर आया था ईस्ट की तरफ। और डच जो है फोकस किए थे मोर किस, सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे, साउथ और साउथ एशियन कंट्रीज़ पे जो है सबसे ज़्यादा ये लोग फोकस किए, जैसे कि जावा, सुमात्रा, मलाक्का, बोर्नियो, इंडोनेशिया। बट दे ऑल्सो इस्टेब्लिश सेटलमेंट्स इन इंडिया ऑल्सो। इंडिया में भी जो है ये लोग सेटलमेंट किए, और बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पे, जैसे कि जावा, सुमात्रा, मलाक्का, बोर्नियो, इंडोनेशिया, इन सभी जगह पे भी जो है अपना फोकस ये लोग बनाए रखे। एंड दे इस्टेब्लिश सेटलमेंट इन इंडिया ऑल्सो, लाइक मसूलीपट्टनम में। केरल के मसूलीपट्टनम में जो है 1605 में जो है ये अपना सेटलमेंट इस्टेब्लिश किए। 1606 में जो है पेटेपल्ली में। 1610 में जो है पुलिकट फोर्ट बनाए यहाँ पर। ठीक है, अब फोर्ट गैल्ड्रिया दे मिंटेड देयर गोल्ड कॉइन दैट इज पगोडा। 1616 में जो है सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए, और 1653 में जो है चिंसूरा में अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए। चिंसूरा जो कि फोर्ट गुस्ताव के जो है यहाँ पर है, फोर्ट गुस्ताव कहाँ पर है, चिंसूरा में 1653 में। और 1658 में जो है नागपट्टनम में जो है फैक्ट्री और सेटलमेंट अपना इस्टेब्लिश किए। 1663 में जो है कोचिन में अपना सेटलमेंट इस्टेब्लिश किए, जो कि फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। कोचिन में फोर्ट जो है बनाए थे, इसका नाम था फोर्ट विलियम। जेंटलमैन 17 क्या है, तो जेंटलमैन एक अलग टॉपिक है। जेंटलमैन 17, तो जेंटलमैन 17 जिसमें 17 लोग जो है मिलकर एक सेमी गवर्नमेंट ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कि वो लोग ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो सेमी गवर्नमेंट ऑपरेट किया जाता था 17 मेंबर के द्वारा, जिसको जेंटलमैन 17 बोला गया। एंड वॉज ग्रांटेड राइट टू ट्रेड फॉर 21 ईयर इन द ईस्ट इंडीज़। जो ईस्ट इंडीज़ है उन सभी एरिया पे जो है ये लोग 21 साल के लिए जो है ट्रेड के लिए राइट्स जो है देते थे। जो कि 17 मेंबर का 17 लोगों का जो ग्रुप था, वो जिसको जेंटलमैन 17 के नाम से जाना गया, वो कितने साल के लिए जो है ट्रेड परमिट देते थे, 21 ईयर के लिए। नेक्स्ट है इनिशियली जो है डच एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल फ्रॉम द पुलिकट, बट इन 1689 नागपट्टनम जो है रिप्लेस किया पुलिकट को। लेकिन पहले जो है डच जो है कंट्रोल करते थे, कहाँ से, पुलिकट से कंट्रोल करते थे। लेकिन 1689 में जो है नागपट्टनम से जो है ये क्या करने लगे, कंट्रोल करने लगे। ट्रेडिंग जो है किस चीज़ का, क्लॉथ का। सबसे ज़्यादा जो है ये लोग किस चीज़ का ट्रेडिंग किए, क्लॉथ का। इंपोर्ट किए, एक्सपोर्ट किए, ये जो मेन इनका यही था, क्लॉथ। कासिम बाज़ार जो है प्रोड्यूस करता था लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सिल्क। कासिम बाज़ार से जो है सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस होता था। और 1759 में बैटल ऑफ बेदरा लड़ा जाता है डच और ब्रिटिश के बीच में, जिसमें ब्रिटिश जो है इस वॉर को जीत जाते हैं और डच जो है हार जाते हैं। बैटल ऑफ बेदरा किसके किसके बीच में हुआ था, डच और ब्रिटिशर के बीच में जो है लड़ा गया था, बैटल ऑफ बेदरा। डच जो है फाइनली एक्सपेल कर दिया जाता है इंडिया से, कब, 1795 में। जब बैटल ऑफ बेदरा ये लोग हार जाते हैं, बैटल ऑफ बेदरा जो है 1759 में हार जाते हैं, तो उसके बाद ब्रिटिश जो है इनको पूरी तरह से इंडिया से जो है 1795 में इंडिया से इनको एक्सपेल कर देते हैं, भगा देते हैं। कौन, ब्रिटिशर्स भगा देते हैं डच को। नेक्स्ट ब्रिटिश के बारे में देखते हैं, जो कि 1599 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और क्वीन एलिजाबेथ जो है चार्टर ग्रांट की थी ट्रेड करने के लिए। 15 सालों के लिए जो है चार्टर ग्रांट किया जाता था किसको, कंपनी को, कि वो जाए। और किसके द्वारा ये चार्टर दिया जाता था, परमिट दिया जाता था, क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, जो कि क्वीन थी ब्रिटेन की। 1608 में जो है फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है सूरत में, तो वो लोग जो है मसूलीपट्टनम में जाके फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं 1611 में। 1611 में कब
1611 में क्या करते हैं, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। और 1611 में जो है बैटल ऑफ सॉली लड़ा जाता है पुर्तगीज और ब्रिटिशर्स के बीच में, जहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है जीत जाते हैं बैटल ऑफ सॉली और पुर्तगीज हार जाते हैं, जिसके चलते ये लोग को जो है फिर से सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट करने का जो है परमिशन मिल जाता है। तो 1613 में जो है सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। तो उससे पहले कहाँ पे फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश करने से पहले जो है मसूलीपट्टनम में करते हैं। और बैटल ऑफ सॉली लड़ते हैं पुर्तगीज और ब्रिटिश के बीच में, बैटल ऑफ सॉली लड़ा गया जिसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं। 1632 में जो है 1632 में गोल्डन फरमान जारी किया जाता है। गोल्डन फरमान जो है राइट देता था कि वो ट्रेड कर सकते हैं गोलकोंडा के एरिया में। तो उनको कितना पगोडा देना पड़ता था, 500 पगोडा जो है पर साल पर ईयर जो है देना पड़ता था। और गोल्डन फरमान जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो गोल्डन फरमान जो है गोलकोंडा के रूलर अब्दुल कुतुब शाह के द्वारा जो है इशू किया गया था। गोल्डन फरमान जो है अब्दुल कुतुब शाह के द्वारा जो है इशू किया गया था। नेक्स्ट 1633 में जो है फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हुआ हरिपुरा और बालासोर में, जो कि उड़ीसा का एरिया है। उड़ीसा का एरिया जो है वहाँ पे हरिपुरा और बालासोर में जो है 1633 में जो है फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट फैक्ट्री जो है 1639 में जो है फैक्ट्री मद्रास में इस्टेब्लिश हुआ। और मद्रास का फाउंडर किसको कहा जाता है, फ्रांसिस डेको जो है मद्रास का फाउंडर कहा जाता है। 1651 में जो है हुगली में जो है फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ। 1668 में कंपनी जो है एक्वायर किया बॉम्बे को जो है लीज पे। एनुअल रेट जो है इनको 10 पाउंड देना पड़ता था। और ये किससे लीज पे लिए थे, चार्ल्स सेकंड, जो कि प्रिंस चार्ल्स सेकंड थे, उनसे जो है कंपनी क्या की थी, बॉम्बे को लीज ली थी 10 पाउंड पे। पर साल जो है उनको 10 पाउंड देना होता था। 10 पाउंड के रेट से जो है उनको लीज पे मिला था बॉम्बे ब्रिटिशर्स को। और जेराल्ड ऑगनियर जो था उसने बोला था दे शुड हैव मॉन्यूमेंट इन वन हैंड एंड स्वॉर्ड इन अनदर। तो ये जो है कथन किसके द्वारा कही गई है, जेराल्ड ऑगनियर के द्वारा। नेक्स्ट 1690 में जो है सुतानती, गोविंदपुर और कालीकट, ये तीनों जो है विलेज मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है, कलकत्ता का, जो कि कलकत्ता जो है बनाया गया था जॉब चेरनॉक के द्वारा। और 1693 में इस्टेब्लिशमेंट होता है यहीं पर कोलकाता में फोर्ट विलियम जो है 1696 में जो है इस्टेब्लिश होता है फोर्ट विलियम। और जॉब चेरनॉक जो है कलकत्ता का इस्टेब्लिशमेंट करता है 3 गांव को मिलाकर, सुतानती, गोविंदपुर और कालीकट, इन तीनों गांव को मिलाकर जो है कलकत्ता का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। रिबेलियन जो है शोभन सिंह जो थे, जो कि जमींदार थे, बुर्दवाना एंड अफगान नेम्ड राहिम खान गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द ब्रिटिशर्स टू फोर्टिफाई देयर सेटलमेंट। अपने सेटलमेंट को फोर्टिफाई करने के लिए जो है परमिशन, अपना अपॉर्चुनिटी दिए। एंड दे वेर परमिटेड बाई अजीमुश शान जो था उसके द्वारा जो है परमिशन मिला। नेक्स्ट है 1715 में डिप्लोमेटिक मिशन जो है लीड किया गया जॉन सुरमैन के द्वारा, जो कि किसके टाइम में आया था, मुगल एम्पायर फारूक के टाइम में जो है आया था। और उसने रिसीव किया मोर राइट्स फॉर ट्रेड, सबसे ज़्यादा राइट्स जो है इसको ट्रेड के लिए मिला। ठीक है, उसको जॉन सुरमैन को, जो कि डिप्लोमेटिक मिशन लीड कर रहा था। और जॉन सुरमैन जो है मुगल एम्पायर फारूक के कोर्ट में आया था और उसको जो है ट्रेड करने का राइट्स मिला। डॉक्टर हैमिल्टन, अ मेंबर ऑफ द मिशन, सक्सीडेड इन कनकरिंग द फारूक, जो डॉक्टर हैमिल्टन था इसमें, तो वो क्या किया, सक्सीड हुआ ताकि फारूक से जो है वो लोग फरमान लिए अच्छे से। ठीक है, 1717 में जो है फरमान ऑफ फारूक और मैग्ना कार्टा जिसको बोला जाता है, फरमान ऑफ फारूक को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। ब्रिटिशर्स जो है अलाउ कर दिए गए तो वो ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में, फ्री फ्रॉम ऑल द ड्यूटी सब्जेक्ट टू एन एनुअल पेमेंट ऑफ 3000 पर ईयर। 3000 जो है 3000 पर ईयर देकर जो है बंगाल में फ्रीली जो है वो लोग क्या कर सकते थे, अपना ट्रेड कर सकते थे। तो ये जो है फ्री कर गया था, इसी को जो है गोल्डन फरमान और फरमान ऑफ फारूक बोला जाता है। ब्रिटिशर्स जो है इसमें अलाउ किए गए थे, ट्रेड कर सकते हैं सूरत। ठीक है, सूरत में फ्री फ्रॉम ऑल ड्यूटीज सब्जेक्ट टू एन एनुअल पेमेंट ऑफ 3000 पर ईयर। एंड कॉइन ऑफ द कंपनी मिंटेड एट बॉम्बे वेयर अलाउड टू हैव द करेंसी थ्रू आउट मुगल एम्पायर के बाहर भी जो है इनका करेंसी चला। मुगल एम्पायर के बाहर जो है ब्रिटिशर्स का जो है करेंसी चला। फ्रेंच, जो कि 1664 में आए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस्टेब्लिश हुआ 1664 में। और ये कंपनी जो है एक स्टेट ओन कंपनी थी, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती थी। वाई इट टुक लॉन्ग टाइम टू टेक डिसीजन, जिसके चलते जो है इनको जो है लंबा समय लेना पड़ता था डिसीजन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से गवर्नमेंट में जो है टाइम टेकिंग हो जाता है।
तो फैक्ट्री जो है यहाँ पर जो कि फ्रेंच इस्टेब्लिश किए थे 1668 में जो है फैक्ट्री जो है ये लोग सूरत में इस्टेब्लिश किए और इसको इस्टेब्लिश किया गया फ्रैंकोइस कैरोन के द्वारा जो है फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया गया सूरत में 1668 में। 69 में जो है मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए। 1672 में जो है डीला है जो कि सैन थोमे जो है इस्टेब्लिश किया। डीला है जो है सैन थोमे में जो है फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। 1673 में पौंडीचेरी में जो है फोर्ट लुइस ने माहे के पौंडीचेरी में जो है फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया गया फोर्ट लुइस के द्वारा। 1690 से लेकर 92 तक चंद्रनगर जो बंगाल का एरिया है वहाँ पर जो है चंद्रनगर में 90 से लेकर 92 तक फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ। 1721 में जो है मॉरिशस में फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ फ्रेंच का। 1728 में माहे में। 1739 में कराईकल में जो है फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट जो है ब्रिटिश एक्सपेंशन देखते हैं, जैसे कि किस किस कारणों से जो है ब्रिटिश का एक्सपेंशन हुआ इंडिया में। तो कैनेटिक वॉर था, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन जो है बंगाल को ऑक्यूपाई किए उसके वजह से, मैसूर का एनेक्सेशन किए उसके वजह से, मराठा का जो एनेक्सेशन किए, पंजाब का एनेक्सेशन किए, तो ये सब रीजन की वजह से जो है ब्रिटिश एक्सपेंशन जो है हुआ इंडिया में। तो कैनेटिक वॉर में जो है 3 कैनेटिक वॉर लड़ा जाता है। पहला लड़ा गया था 1741 से लेकर 48 तक। दूसरा जो है 1749 से लेकर 54 तक। 1758 से लेकर 63 तक थर्ड लड़ा गया था। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन जो है बंगाल में, जैसे कि नवाब सबको जो है ये लोग नवाब से लड़े। बैटल ऑफ पलासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, डायर की जो है बंगाल में हुआ। इन सभी वजह से जो है ब्रिटिशर्स बंगाल को ऑक्यूपाई कर किए। मैसूर का जो है एनेक्सेशन किए, हैदर अली टीपू सुल्तान को हराने के बाद जो है मैसूर का एनेक्सेशन ये लोग कर लिए। इंटरनल और एक्सटर्नल जो था एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन यहाँ पर सही नहीं था, और एंग्लो मैसूर वॉर जो है लड़ा जाता है, जो कि 4 एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया था। ब्रिटिश और हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच में 4 लड़ा गया, जो कि पहला जो है एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से लेकर 68 तक, दूसरा 1780 से लेकर 84 तक, तीसरा जो है 1790 से लेकर 92 तक, और चौथा जो है 1799 में जो है लड़ा गया एंग्लो मैसूर वॉर। नेक्स्ट मराठा का एनेक्सेशन जो है शिवाजी पेशवा इन सबको जो है ये लोग हराकर जो है एनेक्सेशन किए। एंग्लो मराठा वार लड़ा गया, पहला, दूसरा और तीसरा 3 एंग्लो मराठा वार लड़ा गया, जिसमें पहला जो है 1775 से लेकर 82 तक, दूसरा जो है 1803 से लेकर 15 तक, तीसरा जो है 1817 से लेकर 18 तक जो है लड़ा गया। पंजाब का एनेक्सेशन जो है सिख गुरुज को हराकर, जैसे रंजीत सिंह जो थे उनको हराया गया। एंग्लो सिख वॉर लड़ा गया 2, और पहला एंग्लो सिख वॉर जो है 1845 से लेकर 46 तक लड़ा गया, दूसरा जो है 1848 से लेकर 49 तक लड़ा गया। तो पहला हम लोग देखते हैं कर्नेटिक वॉर। फर्स्ट कर्नेटिक वॉर जो है 1746 से लेकर 1748 तक लड़ा गया था। कारण क्या था? इट वॉज डायरेक्टली लिंक टू द इवेंट इन यूरोप्स द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वेयर फाइटिंग ऑन द इश्यू ऑफ द ऑस्ट्रिया सक्सेशन, जो कि 1740 से 48 तक जो है ऑस्ट्रिया सक्सेशन के लिए लड़ा जा रहा था यूरोप में, ब्रिटिश और इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। तो उसी का डायरेक्टली जो है लिंक था कौन? पहला कर्नेटिक वॉर। पहला कर्नेटिक वॉर जो है ऑस्ट्रिया सक्सेशन से रिलेटेड था। पार्टी जो है इसमें कौन कौन सी थी? फ्रेंच और ब्रिटिश, और एक था जिसका नाम था अनवरुद्दीन, कर्नाटक का जो है रूलर अनवरुद्दीन। ये जो है पार्टी लड़ी थी कर्नेटिक वॉर। एक्टिविटीज़ देखते हैं क्या क्या हुआ था, गतिविधियाँ। तो ब्रिटिश नेवल ऑफिसर बैरनेट कैप्चर कर लिया था फ्रेंच शिप को जो है ब्रिटिश नेवल ऑफिसर बैरनेट जो था वो फ्रेंच शिप को जो है कैप्चर कर लेता है। तो ड्यूप्लेक्स जो फ्रेंच का था उसने रिक्वेस्ट किया किससे? अनवरुद्दीन से, लेकिन अनवरुद्दीन जो है इस पर अटेंशन नहीं देता है, जिसके चलते ड्यूप्लेक्स जो है हेल्प मांगने जाता है किससे? ला बुरडेनो, जो कि मॉरिशस का था। ला बुरडेनो उससे गवर्नर था मॉरिशस का, उससे जो है हेल्प मांगने के लिए ड्यूप्लेक्स जाता है। तो ला बुरडेनो जो है इंडिया में आता है और वो लड़ता है, एंड फ्रेंच ट्रूप्स जो है लीड बाय द बुरडेनो विथ 3000 सोल्जर एंड कैप्चर मद्रास, और ये जो है मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद ला बुरडेनो आता है और ब्रिटिश से जो है ये लोग मद्रास कैप्चर कर लेते हैं। एंड दिस टाइम अनवरुद्दीन जो है इंटरफेयर करता है, इसी टाइम जो है अनवरुद्दीन इंटरफेयर करता है। मीनवाइल ला बुरडेनो जो है हैंड ओवर कर देता है मद्रास किसको? फिर से वापस ब्रिटिश को। यहाँ पे फ्रेंच को जो है, फ्रेंच बुलाए थे ला बुरडेनो को, लेकिन ला बुरडेनो जो है
फ्रेंच को ना देकर ब्रिटिश को जो है मद्रास वापस कर देते हैं। और क्यों? क्योंकि अनवरुद्दीन जो है इसमें इंटरफेयर करता है, जो कि अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का रूलर था। इसके बाद ड्यूप्लेक्स जो है फिर से कैप्चर कर लेता है मद्रास को, किससे? ब्रिटिशर से। अनवरुद्दीन जो है सेंड कर किया एक लार्ज आर्मी, इंडियन आर्मी जो था उसको जो है सेंड करता है, ताकि फ्रेंच को जो है यहाँ से निकाला जा सके। मद्रास से जो है निकालने के लिए अपनी आर्मी कौन भेजता है? अनवरुद्दीन। और जो आर्मी भेजता है तो उसको लीड कौन कर रहा था? महफूज खान जो है आर्मी लीड कर रहा था, जो आर्मी अनवरुद्दीन भेजा था कि फ्रेंच को जो है यहाँ मद्रास से बाहर भगाया जाए। बैटल ऑफ सैन थोमे और बैटल ऑफ अदियार, बैटल ऑफ सैन थोमे को ही बैटल ऑफ अदियार के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया था? महफूज खान और पैराडाइज, जो कि फ्रेंच कमांडर था, उसके बीच में लड़ा जाता है, जिसमें कि पैराडाइज से जो है 930 सोल्जर लड़े और महफूज खान की तरफ से जो है 10,000 सोल्जर्स लड़े। और इनके साइड से जो है अनवरुद्दीन का बेटा लड़ा। रिजल्ट क्या हुआ? वॉर जो है ख़त्म हो गया विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल। एक्सला-चैपल से जो है बैटल ऑफ अदियार और बैटल ऑफ सैन थोमे जो है क्या होता है? ख़त्म हो जाता है एक्सला-चैपल से। बैटल ऑफ अदियार और बैटल ऑफ सैन थोमे जो भी हो, उससे जो है एक्सला-चैपल की ट्रीटी से जो है ख़त्म हो जाता है ये बैटल। अंडर विच मद्रास जो है दे दिया जाता है किसको? ब्रिटिश को। और फ्रेंच जो है उसको मिलता है, फ्रेंच गॉट ल्यूशनबर्ग इन एक्सचेंज ऑफ मद्रास। जो ल्यूशनबर्ग था उसके एक्सचेंज में जो है, मद्रास के एक्सचेंज में जो है फ्रेंच को ल्यूशनबर्ग मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कर्नेटिक वॉर, जो कि 1749 से लेकर 54 तक लड़ा। इसका कारण था सक्सेशन ऑफ कर्नेटिक एंड हैदराबाद। वार सक्सेशन होना कर्नेटिक और हैदराबाद जो है ये कारण था। पार्टी कौन कौन सी थी? कर्नेटिक और हैदराबाद। तो कर्नेटिक की तरफ से जो है अनवरुद्दीन और चंदा साहिब थे, कर्नेटिक से जो है अनवरुद्दीन और चंदा साहिब, और हैदराबाद से जो है नसीर जंग और मुजफ्फर जंग। लेकिन कर्नेटिक में जो है अनवरुद्दीन जो है लड़ा किसके साथ? अनवरुद्दीन जो है लड़ा नासिर जंग के साथ। और इसको सपोर्ट कौन किया? ब्रिटिश सपोर्ट किए। अनवरुद्दीन जो है नासिर जंग के साथ लड़ा और इसको सपोर्ट कौन किया? ब्रिटिश। और चंदा साहिब जो है मुजफ्फर जंग के साथ लड़ा और इसको सपोर्ट किया कौन? फ्रेंच। चंदा साहिब जो है लड़ा किसे? मुजफ्फर जंग के साथ, और सपोर्ट किसका मिला? फ्रेंच का मिला। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटीज़। इन क्या क्या गतिविधियाँ थी? 1749 में एग्रीमेंट जो है साइन किया जाता है फ्रेंच और मुजफ्फर जंग के बीच में, एंड चंदा साहिब और 3 अलायंस के बीच में जो है ये सब जो है साइन किया जाता है। तो चंदा साहिब एंड द 3 अलायंस डिफीटेड एंड किल अनवरुद्दीन इन द बैटल ऑफ अंबूर। बैटल ऑफ अंबूर में जो है अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है, जो कि अलायंस था उसके द्वारा। एंड द चंदा साहिब मेड द नवाब ऑफ कर्नाटक। जो कर्नाटक था उसका जो है नवाब बना दिया जाता है चंदा साहिब को। चंदा साहिब जो है 80 विलेज जो है जो कि पौंडीचेरी के पास था, उसको किसको दे देते हैं? फ्रेंच को। एंड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ 3 अलायंस डिफीटेड नासिर जंग ऑफ हैदराबाद एंड मेड द मुजफ्फर जंग नवाब ऑफ हैदराबाद। मुजफ्फर जंग जो था उसको रिवार्ड किया गया फ्रेंच के द्वारा, बाई रिवार्डेड द फ्रेंच बाई गिविंग इट्स टेरिटरी नियर द पौंडीचेरी एज वेल एज द टाउन ऑफ मछलीपट्टनम। फ्रेंच पावर जो है इस टाइम तक जो है पूरे चरमोकस तक था, ड्यू टू ड्यूप्लेक्स के कारण जो है अभी तक फ्रेंच पावर जो है बहुत ऊंचाइयों तक था। रॉबर्ट क्लाइव जो है अटैक करता है और ऑक्युपाई कर लेता है आर्कॉट को। जो आर्कॉट का रीजन था उसको जो है कौन ऑक्युपाई कर लेता है? रॉबर्ट क्लाइव। किसको मारने के बाद? चंदा साहिब को मारने के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर कर लेता है आर्कॉट को। आफ्टर दिस ड्यूप्लेक्स जो है कॉल्ड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट एंड इन दिस प्लेस गोदेहू केम टू इंडिया। इसके बाद जो है ड्यूप्लेक्स के बाद कौन आता है? गोदेहू जो है आता है इंडिया में। फ्रेंच गवर्नर बन के कौन आता है? गोदेहू। किसके जगह पे? ड्यूप्लेक्स के जगह पे। रिजल्ट क्या था? सेकेंड कर्नेटिक वॉर केम टू एन एंड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो सेकेंड कर्नेटिक वॉर जो है किस ट्रीटी से ख़त्म हुआ? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के से ख़त्म हुआ, जो कि 1754 में हुआ था, 1754 में हुआ था। थर्ड कर्नेटिक वॉर, जो कि 1758 से लेकर 1763 तक लड़ा, और इसका कारण था एक्सटेंशन ऑफ 7 ईयर वॉर ऑफ यूरोप। जो यूरोप में वॉर हो रहा था उसका एक्सटेंशन बहुत समय तक, जैसे 7 सालों तक जो है वॉर ये चलता रहा, उसी के कारण जो है थर्ड कर्नेटिक वॉर होता है, जिसमें पार्टी कौन कौन थी? ब्रिटिश और फ्रेंच, ये दो पार्टी थी। ब्रिटिश और फ्रेंच ये दोनों पार्टी थी। ब्रिटिश जो है पर्सिया जो है सपोर्ट किया गया, पर्सिया को जो है कौन सपोर्ट किया? ब्रिटिश सपोर्ट किए। और ऑस्ट्रिया को जो है कौन सपोर्ट किया? फ्रेंच। और यही जो है
लड़ा जा रहा था 7 सालों से जो है यूरोप में, यही कारण बना थर्ड कार्नेटिक वॉर का। एक्टिविटीज़ क्या क्या की गतिविधियाँ है, काउंट डे लिली जो है सेटअप किया, काउंट डे लिली वॉज सेंट टू हेल्प गोडेहू, काउंट डे लिली को जो है गोडेहू की हेल्प करने के लिए जो है भेजा गया 1757 में। एंड ही कैप्चर फोर्ट सेंट डेविड ऑफ मद्रास एंड आफ्टर द पलासी द ब्रिटिश कमांडर कॉर्नल फोर्ड कैप्चर नॉर्थन सरकार एंड मसूलीपट्टनम। बट द मोस्ट डिसिसिव बैटल जो है लड़ा गया वो था बैटल ऑफ वॉन्डिवस, जो कि 22 जनवरी 1760 को बैटल ऑफ वॉन्डिवस। तो बैटल ऑफ वॉन्डिवस किसके किसके बीच में, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो है लड़ा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि बैटल ऑफ वॉन्डिवस किसके बीच में, तो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है बैटल ऑफ वॉन्डिवस, जो कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, और ब्रिटिश की तरफ से जो कौन लीड किया था, आयरे कूट, और फ्रेंच की तरफ से जो है काउंट डे लिली जो है इसको लीड किया था। रिजल्ट क्या था, तो थर्ड कर्नेटिक वॉर जो है ख़त्म हो गया ट्रीटी ऑफ पेरिस से। थर्ड कर्नेटिक वॉर जो है ख़त्म हुआ किस ट्रीटी से, ट्रीटी ऑफ पेरिस से, जो कि 1763 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में, 1763 में जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था। पौंडीचेरी जो है गिवन टू फ्रेंच बट दे कुड नॉट फोर्टिफाइड आफ्टर दिस वॉर, फ्रेंच वॉज लिमिटेड टू सेम एरिया, उसके बाद जो है फ्रेंच लिमिटेड थे सेम एरिया तक। नेक्स्ट एनेक्सेशन जो है बंगाल का, वो देखते हैं। फाउंडर जो है बंगाल का कौन था, मुर्शीद कुली खान। बंगाल का अगर फाउंडर पूछ ले कौन था, तो मुर्शीद कुली खान, जो कि 1707 से लेकर 1727 तक रहा। और इसने ट्रांसफ़र किया कैपिटल कहाँ से, फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद, ढाका से मुर्शिदाबाद जो है कैपिटल कौन ट्रांसफ़र किया, मुर्शीद कुली खान। औरंगजेब जो है इसको दीवान बनाया था कहाँ का, बंगाल का। तो औरंगजेब जो है अपने टाइम में दीवान बनाया था किसको, मुर्शीद कुली खान को, बंगाल का। और फारूक सियार जो है मेड हिम सूबेदार ऑफ बंगाल, और फारूक सियार जो है सूबेदार बनाता है बंगाल का। एंड ही इंट्रोड्यूस द इजरेदारी सिस्टम, जो कि फार्मिंग ऑन लीज, फार्मिंग जो है किस चीज़ पे हो, लीज पे, उसको बोलते हैं इजरेदारी सिस्टम। 3 रूलर्स जो है यहाँ पे रिवोल्ट किए अगेंस्ट द मुर्शीद कुली खान। 3 रूलर जो है क्या किए, रिवोल्ट किए किसके खिलाफ, मुर्शीद कुली खान के खिलाफ, जिसमें से सीताराम राय, गुलाम अहमद और उदय नारायण, ये दोनों मिलकर लड़े। और शुजात खान और नजत खान, ये जो है मिलकर किसे लड़े, मुर्शीद कुली खान से। एंड दे वेर डिफिटेड बाई मुर्शीद कुली खान एंड ट्रांसफर ऑल 3 पावर टू रामजीवन, जो रामजीवन था उसको जो है सारा पावर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किस, जब मुर्शीद कुली खान जो है हरा देता है इनको। नेक्स्ट है सुजाउद्दीन, 1727 से लेकर 1739 तक। इसको अपॉइंट किया गया सूबेदार के पोस्ट पे, ही अपॉइंटेड सूबेदार एंड अलवर्दी खान एज नायब। सरफराज खान, जो कि 1739 से लेकर 1740 तक रहा और ये बैटल ऑफ गिरिया लड़ा। सरफराज खान जो था, सरफराज खान, वो बैटल ऑफ गिरिया लड़ा, जो कि लड़ा गया था सरफराज खान और अलवर्दी खान के बीच में। सरफराज खान और अलवर्दी खान के बीच में कौन सा बैटल लड़ा गया, तो ये जो है बैटल ऑफ गिरिया लड़ा गया था, जिसमें सरफराज खान जो है मारा जाता है इस वॉर में, और अलवर्दी खान जो है नवाब बनता है कहाँ का, बंगाल का। नवाब जो है बंगाल का कौन बनता है, अलवर्दी खान। नेक्स्ट ट्रीटी ऑफ संगोला जो है किसके किसके बीच में, बिटवीन राजा राम सेकेंड एंड पेशवा। नेक्स्ट है अलवर्दी खान, जो कि 1740 से लेकर 1756 तक रहा अलवर्दी खान, और इसने कंपेयर किया ब्रिटिश को हनी बी से। तो हनी बी से जो है किसने कंपेयर किया था, अलवर्दी खान ने। 1751 में ट्रीटी ऑफ संगोला की जाती है और ट्रीटी ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। ट्रीटी ऑफ संगोला और ट्रीटी ऑफ पीस के नाम से, जो कि अलवर्दी खान और मराठा के बीच में जो है ये ट्रीटी साइन की गई थी। मराठा से जो है रघु जी भोसले थे, मराठा के साइड से रघु जी भोसले थे। अलवर्दी खान जो है गिव लैंड टैक्स ऑफ उड़ीसा एंड 12 लाख पर ईयर टू मराठास टू कीप अवे मराठास फ्रॉम बंगाल। तो अलवर्दी खान जो है ब्रिटिशर्स को जो है हनी बी की तरह कंपेयर किया, और 1751 में ट्रीटी ऑफ संगोला साइन की गई, जिसको ट्रीटी ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। ट्रीटी ऑफ संगोला जो है साइन की गई, जो कि ट्रीटी ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। और ये ट्रीटी किसके किसके बीच में ट्रीटी ऑफ संगोला हुआ था, अलवर्दी खान और मराठा के रूलर राघोजी भोसले के बीच में जो है ये ट्रीटी हुई थी, जिसमें कि अलवर्दी खान जो है चाहता था
कि ये पीस ट्रीटी हो। और अलवर्दी खान गेव द लैंड टैक्स ऑफ उड़ीसा एंड 12 लाख पर ईयर टू मराठा टू कीप अवे मराठा फ्रॉम द बंगाल, ताकि बंगाल से जो है मराठा दूर रहे उन इस चीज़ के लिए, क्योंकि बार बार मराठा जो है क्या करते थे, बंगाल के ऊपर आक्रमण करते थे। इस चीज़ के लिए ट्रीटी ऑफ संगोला पीस ट्रीटी जो है साइन की जाती है अलवर्दी खान और मराठा रघुजी भोसले के बीच में, जिसमें कि अलवर्दी खान जो है 12 लाख हर एक साल जो है उसको देना होता था और लैंड टैक्स जो है उड़ीसा का देना होता था, जिसकी वजह से जो है मराठा बंगाल पे आक्रमण ना करे और वो दूर रहे बंगाल। नेक्स्ट सुजाऊ दौला आता है 1756 से लेकर 1757 तक। सिराजुद्दौला नॉट सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला जो है आता है 1756 से लेकर 1757 तक, जिसका ओरिजिनल नाम था मिराज मोहम्मद। सिराजुद्दौला का जो है ओरिजिनल नाम क्या था, मिराज मोहम्मद। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिराजुद्दौला का जो है ओरिजिनल नाम क्या था, मिराज मोहम्मद। इस कारण जो है कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, तो कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब एंड द कंपनी, क्या क्या कारण हुआ। तो ये लोग जो है क्या करते थे, कंपनी मिसयूज करते थे, ब्रिटिशर जो है मिसयूज किए दस्तक का, जो कि फ्री ट्रेड पास होता था। दस्तक क्या होता था, फ्री ट्रेड पास होता था, इसका क्या करते थे कंपनी वाले जो है मिसयूज करते थे। इशू बाई जो दस्तक था, ये क्वेश्चन पूछता है कि दस्तक जो है किस मुगल एम्पायर के द्वारा इशू किया गया था, तो ये किया गया था फर्रुखसियार के द्वारा। फर्रुखसियार जो है दस्तक इशू किया था, मीन्स फ्री ट्रेड पास जो है इशू किया था कौन, फर्रुखसियार। फोर्टिफिकेशन ये लोग करते थे, जहाँ जाते थे वहाँ पे जो है फोर्टिफिकेशन करने लगते थे। प्रोवाइडिंग असाइलम टू द फ्यूजिटिव ऑफिसर, जो फ्यूजिटिव ऑफिसर था, भगोड़ा जो था ऑफिसर मुगल एम्पायर का, उसको जो है ये लोग क्या किए, असाइलम दिए। कौन था जो जिसको ये लोग जो है असाइलम दिए कंपनी वाले, तो वो था कृष्ण बल्लभ, जिसके ऊपर जो है करप्शन का चार्ज लगा था, इसको जो है असाइलम दिए थे कौन, ब्रिटिशर्स। इसके वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ नवाब के बीच में। नवाब जो है पूछा, ठीक है, नवाब आस्क्ड द कंपनी टू रिमूव द फोर्टिफिकेशन एंड ऑल्सो रिटर्न द कृष्ण बल्लभ, बट द कंपनी जो है रिफ्यूज टू डू सो। तभी जो है नवाब जो है कलकत्ता के ऊपर जो है अटैक करते हैं और कैप्चर कर लेते हैं। नवाब कैप्चर 146 सोल्जर्स, नवाब जो है क्या करते हैं, अटैक करते हैं जब कलकत्ता पर, तो वहाँ पर जो है 146 सोल्जर्स को ये जो है कैप्चर कर लेते हैं और उन सबको जो है एक रूम में बंद कर देते हैं। वो रूम की चौड़ाई लंबाई जो है 14x18 थी, जिसको कि जो कि ये रूम में बंद करते हैं। इसी रूम को जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि 146 ब्रिटिश सोल्जर्स को जो है एक ही रूम में बंद करके रख दिया गया था। ये इंसिडेंट जो है नरेट किया गया था किसके द्वारा, हॉलवेल के द्वारा। हॉलवेल कौन था, जो कि इसी 146 में से एक बचा हुआ सोल्जर था। 146 में से सिर्फ 23 सोल्जर्स जो है जिंदा बचे थे। अगली सुबह तक जो है कितने सोल्जर्स बचे थे, सिर्फ 23 सोल्जर्स जो है बचे थे। उसी में से जो है हॉलवेल था, 23 में से एक हॉलवेल था जिसने इस कहानी के बारे में, ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में बताया, जो कि एक रूम था 14x18 फीट का और इसमें 146 सोल्जर्स थे। और ये ट्रेजेडी कब हुआ था, 20 जून 1756 को। नेक्स्ट बैटल ऑफ प्लासी जो है लड़ा गया था कहाँ पे, ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी, भागीरथी नदी के किनारे जो है बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है किस नदी के किनारे बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया, हमेशा पूछता है डेट, 1757 में लड़ा गया। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है किस नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। सिराजुद्दौला जो है नेम्ड कलकत्ता टू अलीनगर, इसके बाद जो है कलकत्ता को पर कैप्चर करने के बाद सिराजुद्दौला कलकत्ता को जो है अलीनगर नाम रख देता है, कलकत्ता का नाम जो है क्या रख देता है, अलीनगर। आफ्टर ब्लैक होल ट्रेजेडी रॉबर्ट क्लाइव जो है मार्च करता है बंगाल की तरफ, मद्रास से जो है वो कहाँ पर आता है, बंगाल आता है। और रॉबर्ट क्लाइव जो है सजेस्ट करता है कि जितनी भी न भी जो है कॉन्स्पिरेसी पर लगाया जाए, और नोबल का जो राजा है उसके सारे जितने भी नोबल्स हैं, उनको कोर्टियर्स जो जितने भी हैं नवाब के, उन सबको जो है अपनी तरफ मिलाया जाए। तो कॉन्स्पिरेसी जो है ये रचा रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें से कॉन्स्पिरेटर कौन कौन थे सिराजुद्दौला के खिलाफ, मीर जाफर, जिसको कि मीर बख्शी के नाम से जाना जाता है, मीर जाफर जिसको कि मीर बख्शी के नाम से भी जाना जाता है। खादिम खान था जो कि एक बख्शी था, ठीक है। मानिक चंद जो कि किलेदार था कलकत्ता का, किलेदार कौन था, मानिक चंद था। ओमी चंद जो कि एक रिच ट्रेडर था। जगत सेठ जो कि बैंकर था। ये सब जो है कॉन्स्पिरेटर थे किसके खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ, और ये जो है रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिए। नॉट ओनली मीर मोहम्मद एंड मोहनलाल सपोर्टेड सिराजुद्दौला, नोट में यही है कि जो है कि इनको सपोर्ट कौन किया तब सिराजुद्दौला को, तो मीर मदन
और मोहनलाल, ये जो है दोनों सपोर्ट किए थे सिराजुद्दौला को। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिटिशर कि सिराजुद्दौला को जो है कौन कौन सपोर्ट किए थे, मीर मदन और मोहनलाल, ये दोनों जो है सपोर्ट किए थे। इनको पता था कि जो है कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, तो ये जो है सिराजुद्दौला को ये सब चीज़ें जो है बताए थे कि कॉन्स्पिरेटर जो है मिले हुए सभी के सभी, और यही दोनों से जो है सिर्फ सपोर्ट किए थे राजा को। अदर इसमें देखते हैं जैसे कि शौकत जंग जो कि पूर्णिया का था, बिहार का, उसने सपोर्ट किया। जो 1756 में बैटल ऑफ मनिहारी लड़ा था, बैटल ऑफ मनिहारी जो कि लड़ा गया था सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच में, सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच में जो है लड़ा गया था। शौकत जंग जो है वॉज किल्ड इन द बैटल, इस बैटल में जो है क्या हुआ था, शौकत जंग मारा गया था। तो शौकत जंग जो है पूर्णिया का था, बिहार का पूर्णिया का एरिया से बिलोंग करता था। ये बीपीएससी के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शौकत जंग कहाँ का था, बिहार के पूर्णिया से रिलेटेड था, और ये बैटल ऑफ मनिहारी लड़ा गया था सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच। जितने भी थे कॉन्स्पिरेटर उनसे जो है पहले ही सिराजुद्दौला लड़ लिया था कुछ कुछ से, जिसमें से शौकत जंग था। तो वो बैटल ऑफ मनिहारी शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें शौकत जंग को जो है मार दिया जाता है इस बैटल में। घसीटी बेगम जो कि मौसी थी सिराजुद्दौला की, आंटी ऑफ द सिराजुद्दौला, और सिराज जो है उनके सारे वेल्थ को जो है कैप्चर कर लेता है, जिसके चलते ये जो है किसको सपोर्ट करती है, जाके ब्रिटिश को जो है सपोर्ट की घसीटी बेगम। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्स्पिरेटर रॉबर्ट क्लाइव जो है कैप्चर किया फोर्ट विलियम को। देन आफ्टर नवाब सिराजुद्दौला जो है वॉज फोर्स टू साइन अ ट्रीटी ऑफ अलीनगर, इसके बाद जो है सिराजुद्दौला को जो है ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन करना पड़ा था। ठीक है, इन सभी कॉन्स्पिरेटर की हेल्प से जो है रॉबर्ट क्लाइव पहले फोर्ट विलियम को कैप्चर करता है और उसके बाद नवाब को जो है हराकर ट्रीटी साइन करता है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो है 9 फरवरी 1757 को जो है साइन किया गया था, जिसमें नवाब जो है एक्सेप्ट किया था फरमान फर्रुखसियार का। ठीक है, नवाब एक्सेप्टेड द फरमान ऑफ फर्रुखसियार एंड सिराज गेव 3 लाख टू द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ वार कंपनसेशन। वार कंपनसेशन के तर्ज पे जो है सिराजुद्दौला को 3 लाख जो है कंपनी को देना पड़ा। सिराज अलाउ ब्रिटिश फॉर फोर्टिफिकेशन, और इसके बाद जो है सिराज जो है अलाउ किए ब्रिटिशर्स को कि वो जो है फोर्टिफाई कर सकते हैं, फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। उनको कॉइन जो है मिंट करने का भी राइट्स जो है मिल जाता है इस वॉर के बाद। इसी के बाद जो है 1757 में फिर 23 जून को बैटल ऑफ प्लासी लड़ी जाती है, और ये टर्निंग पॉइंट हो जाता है। बैटल ऑफ प्लासी जो है 23 जून को लड़ा जाता है सिराज और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये वॉर जीत जाता है और सिराजुद्दौला जो है ये वॉर को हार जाते हैं। इसमें सिराज जो है मारे जाते हैं मीरान के द्वारा, जो कि मीर जाफर का बेटा था, और ये बैटल में नहीं मारे जाते हैं। बैटल से जब ये भाग रहे थे तो बैटल से बाहर मीरान जो है फिराक में था कि कब ये सिराज आएगा तो मारेंगे। तो जैसे ही मीरान को पता चलता है कि सिराज आ रहा है तो उसको जो है वहीं पर मार देता है। तो सिराज की मृत्यु जो है कहाँ नहीं हुई है, बैटल फील्ड में नहीं हुई थी, बैटल फील्ड से बाहर हुई थी। आफ्टर प्लासी मीर जाफर जो है नवाब बनता है बंगाल का 1757 से लेकर 60 तक। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है कौन बनता है, मीर जाफर जो है नवाब बनता है बंगाल का। मीर जाफर जो है 24 परगना जो है, जो कि जिला होता है 24 परगना जो है देता है 2.7 लाख पाउंड देता है किसको, पूरे ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनको, जितने भी मेंबर थे उनको दिया जाता है। और कंपनी जो है सेपरेटली एक्यूमुलेट की मोर देन 2 करोड़ रुपीज़, और कंपनी जो है धीरे धीरे ऐसे ही करके कितना पैसा इकट्ठा कर ली, 2 करोड़ रुपीज़ जो है बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही कर ली। इसी को जो है बोला गया है प्लासी प्लंडर, इसी को बोला गया है प्लासी प्लंडर, जो कि कंपनी जो है धीरे धीरे क्या की, पूरे प्लासी के बाद जो है पूरा लूट ली। मीर कासिम आता है 1760 से लेकर 63 तक। मीर जाफर के बाद जो है मीर कासिम बनता है नवाब बंगाल का, और ये भी जो है कंपनी को टेरिटरी देता है बर्दवान का, मिदनापुर का और चितगांव का, ये सब एरिया का जो है ट्रेड मोनोपोली देता है किसको, मीर कासिम ब्रिटिशर्स को। और उसके बाद इसको समझ में आ गया कि ये जो है सिर्फ पैसा बना रहे हैं, लूट रहे हैं, जिसके चलते ये कैपिटल क्या कर देता है, मीर कासिम शिफ्ट कर देता है मुर्शिदाबाद से। कैपिटल जो है मुंगेर लेकर आता है कौन, मीर कासिम। तो क्वेश्चन पूछता है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो कि मुंगेर जो है बिहार का एरिया है, तो ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है कैपिटल कौन शिफ्ट करता है, मीर कासिम। और इसने स्टार्ट किया था मॉडर्नाइजेशन, अपनी आर्मी का जो है मॉडर्नाइजेशन पहली बार किसने स्टार्ट किया था, मीर कासिम। एंड ट्राई टू प्रिवेंट दस्तक सो डैट इंक्रीज रेवेन्यू, और वो चाहता था कि दस्तक से जो है ये बचा रहे ताकि इसका रेवेन्यू जो है बढ़े।
बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया 22 अक्टूबर 1764 को। 1764 में जो है 22 अक्टूबर को जो है बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया ट्रायो और ब्रिटिशर्स के बीच में। ब्रिटिशर्स से जो है लीड किया कौन, हेक्टर मुनरो। और ट्रायो में कौन कौन थे, मीर कासिम था बंगाल का, शाह आलम सेकंड था जो कि दिल्ली का रूलर था, शुजाउद्दौला जो कि अवध का रूलर था। ये तीनों मिलकर जो है बैटल ऑफ बक्सर लड़ते हैं और किसके साथ लड़ते हैं, हेक्टर मुनरो के साथ। इसमें जो है ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और ट्रायो जो है ये बैटल हार जाते हैं। तो ये बैटल हारने के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है 1765 में 1765 में जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया जाता है। पहली बार जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया और दूसरी बार भी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया जाता है। पहली बार जो है शुजाउद्दौला के साथ जो है साइन किया जाता है, शुजाउद्दौला के साथ जो है रॉबर्ट क्लाइव ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करता है। और दूसरी बार जो है शाह आलम टू के साथ जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद रॉबर्ट क्लाइव साइन करता है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या था कि कंपनी जो है 50 लाख रुपया देगा, मांगा है एज अ वार कंपनसेशन। कंपनी रिसीव 50 लाख रुपी एज अ वार कंपनसेशन। और नवाब जो है उनको साइन करना पड़ा था सब्सिडरी अलायंस, यहीं पर नवाब को जो है सब्सिडरी अलायंस साइन करना पड़ा था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। नवाब जो है उनको अलाउ किया गया, ठीक है, अलाउड ईस्ट इंडियन कंपनी टू अपॉइंट ब्रिटिश रेसिडेंस एट हिज कैपिटल सिटी। जो भी कैपिटल सिटी है वहाँ पर जो है नवाब को जो है अपने रेसिडेंस में जो है ब्रिटिश सर्स को जो है अपॉइंट करना है। उनके प्रमोशन के लिए एंड फॉर हिज प्रमोशन एंड वॉर नवाब केम टू द डिपेंडेंट ऑन सब्सिडरी आर्मी प्रोवाइडेड बाय द ब्रिटिश आर्मी। प्रमोशन प्रोटेक्शन, अपने प्रोटेक्शन और वॉर के लिए जो है नवाब को किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, ब्रिटिश के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, क्योंकि अब जो है इनको आर्मी नहीं रखनी होती थी। सब्सिडरी साइन कर लिए हैं तो सब्सिडरी आर्मी जो है इनको प्रोवाइड की जाती थी। अभी कभी भी इनको अगर प्रोटेक्शन चाहिए और वॉर लड़ना हो तो ब्रिटिश के ऊपर जो है डिपेंड होना पड़ता था। शाह आलम टू जो है गिव ₹50 लाख टू शाह, ठीक है, कंपनी जो है शाह आलम टू को जो है क्या की 50 लाख रुपीज दी, ठीक है, शाह आलम टू को। इन रिटर्न कंपनी रिसीव द दीवानी राइट ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा। 50 लाख रुपया जो है शाह आलम टू को जो है कंपनी जो है देता है और इसी के बदले कंपनी को जो है दीवानी राइट्स मिल जाता है, कहाँ का, बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का जो है दीवानी राइट्स मिल जाता है। डायरकी देखते हैं बंगाल का, जो कि 1765 से लेकर 1772 तक डायरकी क्या क्या। तो कंपनी में जो है नवाब और कंपनी ये दोनों जो है डायरकी थी। नवाब से जो है नजमुद्दौला था इन द नेम ओनली, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसके विदाउट अथॉरिटी। यहाँ पर जो है सिर्फ नाम के लिए जो है नवाब था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी इसके पास नहीं थी। कंपनी जो है यहाँ पर रियल पावर था इसके पास, अथॉरिटी जो है अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी थी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं था इसका, और इसके पास जो अथॉरिटी थी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इसी में जो है कंपनी में निजामत और दीवानी दो पावर बांटे जाते हैं, निजामत और दीवानी, जिसमें से निजामत में जो है निजामुद्दौला जो कि बंगाल का, और दीवानी में जो है शाह आलम टू जो है देखा। निजामुद्दौला जो है बंगाल में पुलिस और जुडिशरी सिस्टम लाया है, जो कि डायरकी ये सब ही है जिसमें दो पार्ट्स में बट रहा है। पुलिस और जुडिशरी सिस्टम जो है निजामुद्दौला के टाइम में हुआ, और शाह आलम टू जो है बंगाल और बिहार में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। शाह आलम टू के टाइम जो है मोहम्मद राजा खान और बिहार से जो है राजा सिताब राय ये गवर्नर बनाए गए शाह आलम टू के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था, तो 1831 में राजा राम मोहन रॉय फर्स्ट डिस्कस ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ। पहले जो कौन थे जो ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर बात किए, तो राजा राम मोहन रॉय 1831 में जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात किए। उसके बाद 1867 में इंग्लिश डिबेट ऑफ इंडिया इन द दिस पैम्पलेट डिस्कस ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ बाई दादा भाई नेहरू। दूसरी बार जो है 1867 में दादा भाई नेहरू है जो कि अपने किताब में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस किताब में जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में डिस्कस किए थे दादा भाई नेहरू। तो दादा भाई नेहरू की बुक का नाम क्या था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1870 में जो है द वांट्स एंड द मीन्स ऑफ इंडिया एंड 1871 में ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये सब जो है नरोजी के द्वारा किताब जो है इश्यू किया गया। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एंड ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये जो है दोनों किताब
इशू किया गया, किस द्वारा दादा भाई नेहरू के द्वारा। 1872 में किताब आई ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, जो कि MG राणा डे के द्वारा लिखी गई। ये सब जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताती है, ये सब किताबें जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताई। 1901 में 1901 में जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि RC दत्त के द्वारा लिखा गया। अमृत बाजार पत्रिका में भी जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में लिखा गया। अबव ऑल बुक पत्रिका पैम्पलेट डिस्कस किए किस चीज़ के बारे में, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में जो है डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट मैसूर है। मैसूर देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मैसूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।